तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर के बाद लाइक फर्स्ट क्लास है ये। ऐसा कुछ सिचुएशंस आ गया जिसमें कि हमको अपने घर से आना पड़ा कॉलेज के लिए, और आप लोग का बीच में मिशन बैच का क्लास डिसकंटिन्यू हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, सचमुच। बट बायोलॉजी और मैथ से क्लास हो रहे थे प्लस अभिषेक सर जो भी अपने एंड से कर सकते थे बेस्ट, वो फार्मूला आपको दिए, फिर डेरिवेशंस भी दिए, और भी कुछ वो मैराथन भी लाने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, तो हम लोग का इसका एक लेक्चर हो चुका था अल्टरनेटिंग करंट का, तो ये हम लोग का उसका सेकेंड लेक्चर है। और होप सो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे अपने एंड से लाइक अब थोड़ा ही दिन बाकी है प्रिपरेशन करने, लास्ट टाइम बाकी है, तो अपने एंड से कर रहे होगे, तो वो सही है। हम लोग इसको जल्दी से जल्दी सोचेंगे कंप्लीट करने का कि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, हम लोग का फर्स्ट लेक्चर हो गया था, उसमें हम लोग जो बातचीत किए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग का क्या है, LCR सीरीज सर्किट एंड LC ऑसिलेटर। तो क्या है हम लोग का LCR सीरीज सर्किट एंड LC ऑसिलेटर। तो इसमें क्या है, कह रहा है, इसमें ये कह रहा है ये कि जो भी हम लोग का लाइक क्या है, तीनों सर्किट। LCR सर्किट कहने का क्या मतलब है, LCR कहने का सर्किट का मतलब है कि मेरा इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर तीनों क्या हो, ये सीरीज में किसी एक सर्किट में लगा हुआ है। तो ये हो गया L, ये हो गया C और ये हो गया R। तो क्या कहलाया ये कहलाया आपको LCR सर्किट हम लोग का कहलाया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, एक सर्किट जो कि मेरा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो, वो क्या कहलाएगा हम लोग का रेजोनेंट सर्किट। बट LCR सर्किट क्या होगा, उसमें रेसिस्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। ओके, अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर। तो पहले ये LC ऑसिलेटर बार बार क्यों लिख रहा है, चूंकि ये शॉर्ट नोट्स है, हाँ कहीं का शॉर्ट नोट्स है ये, तो उतने डिटेल्स में बातों को नहीं बताया, तो हम ट्राई करते हैं आपको वो बताने का। तो देखो, जैसे हम लोग बात किए थे कि कैपेसिटर क्या करता है हम लोग का, कैपेसिटर क्या करता है हम लोग का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। और हम लोग का इंडक्टर क्या करता था, हम लोग का इंडक्टर करता था मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता था। ओके, बट देखो अब इंडक्टर और कैपेसिटर, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर अगर साथ में लग गया तो क्या होगा, तो ये क्या होता है कि एक बार मेरा कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होकर के इंडक्टर को ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर वो मैग्नेटिक एनर्जी क्या करता है विथ अपोजिट पोलरिटी क्या करता है, फिर कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रिकल चेंज हुआ किस में, मेरा मैग्नेटिक में, फिर मैग्नेटिक चेंज हुआ किस में, ये सब एनर्जी है। ठीक है, ये सब एनर्जी है, कुछ और मत समझना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक तरह का ये ऑसिलेशन बन जाता है कि जैसे हम लोग मानो झूला पे झूलते हैं तो टू एंड फ्रो मोशन होते रहता है ना, कि आगे भी गया पीछे भी गया। ठीक है, मान लो ये झूला है तो आगे भी गया पीछे भी गया, ऐसे ऐसे, तो एक तरह का ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग का इसमें ऐसा होता है। ओके, चलो, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो ऐसा तब होता है, देखो ऐसा तब होता है जब हम लोग का XC इज इक्वल टू XL हो जाता है। अब XC का मतलब क्या है, मेरा कैपेसिटिव मेरा रिएक्टेंस। ठीक है, और ये मेरा क्या है, मेरा इंडक्टेंस का वैल्यू है ये। ठीक है, जो यहाँ पे XL, तो XL का वैल्यू क्या होता है ओमेगा L, और XC का वैल्यू क्या होता है 1/ωc। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाता है तो वो हम लोग का क्या बन जाता है, वो हम लोग का बन जाता है रेजोनेंट सर्किट। और उसमें तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं तो आता है 1/√LC। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा, ये मेरा अगर हम निकालना चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो हम लोग का 2πf इज इक्वल टू ओमेगा होता है, हम लोग को पता है ये बात। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आया, कितना आया हम लोग का 1/√LC आया ओमेगा का वैल्यू, और इज इक्वल टू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया मेरा
1/2π√1/LC। तो यही हो जाता है हम लोग का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये दोनों बातें यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। आओ नेक्स्ट क्या है, एक टर्म आता है हम लोग का क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहता है, जब हम लोग का रेजोनेंस होता है ना, तो वो जो रेजोनेंस होते रहता है तो उसका जो हम लोग का ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है ना, क्या होता है हम लोग का शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो उसको हम लोग एक टर्म दे देते हैं एक टर्म दे देते हैं जैसे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको टर्म दे देते हैं हम लोग क्या, एक टर्म देते हैं ω/L/R हम लोग कह दिए, और इसी रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे तो आपको अलग फॉर्मूला दिख रहा है, हम यहाँ पे आपको बताया कि इस रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, और यहाँ पे तो ये बता रहा है। तो ऊपर में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ओमेगा का वैल्यू था ना हमको 1/√LC, वो वाला वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, वो वाला वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का 1/√LC इंटू L/R। तो ये √L से ऊपर √L चला गया, तो ये क्या बन गया 1/R√L/C। ओके, तो ये हम लोग का ऐसा बन जाता है। चलो, तो ये दोनों चीज समझ लिए, क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये दोनों का हम लोग का सेम ही है। ओके चलो, अब आता है नेक्स्ट इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो देखो हम लोग एक चीज समझने के लिए इसका हम लोग एक चीज इंट्रोड्यूस किए। क्या इंट्रोड्यूस किए, तो फेजर डायग्राम्स। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, चूंकि हम लोग का मिशन बैच में ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम लोग थ्योरी बहुत डीप में डिस्कस करें, तो इसलिए हम ऊपर ऊपर बताएंगे कि हम लोग फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, वोल्टेज को हम लोग का इम्पीडेंस यानी कि टोटल रेसिस्टेंस है जो, उसको हम लोग डायग्राम के वेक्टर वाले डायग्राम के एनालॉग हम लोग ट्राई करते हैं उसको लिखने का। तो कैसे करते हैं, तो देखो जैसे कि अगर मान लो मेरा L लगा हुआ है, C लगा हुआ है, R लगा हुआ है, तीनों एक ही साथ लगा हुआ है, तो क्या होगा, तीनों का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टर भी लगा होगा, इसका कैपेसिटर भी लगा होगा, इसका इंडक्टर भी लगा होगा, तो सब कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ही। और तीनों को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक को यहाँ पे रेसिस्टर, क्यों, क्योंकि इसका करंट से लैग नहीं रहता है हमको पता है कि सिर्फ अगर मेरा रेसिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेसिस्टर वाला सर्किट है, तो वो करंट के साथ एकदम फेज में रहता है। अगर वो मेरा इंडक्टिव सर्किट है और मेरा कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसमें हम लोग का 90 डिग्री का एक में आगे और एक में पीछे मेरा करंट और वोल्टेज में रिलेशन रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंपीडेंस कहने का मतलब है कि नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, कहने का सेंस ये है कि नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसी को नाम देते हैं हम लोग ऑफ द सर्किट, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, हम लोग इंपीडेंस नाम दे देते हैं ठीक है, हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हम लोग इंपीडेंस नाम दे देते हैं। तो देखो ये R हो गया, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ऊपर में क्या है हम लोग का, ये हम लोग का XC माइनस XL हम लोग का रहता है, ये कि मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर तो मतलब 90 डिग्री है, तो वो सेम लाइन में रहेगा। ठीक है, तो ये सेम लाइन में, और ये मेरा हो जाता है नेट, जिधर भी आ जाए मेरा वो फाई एंगल बना रहा है, ऐसे वो फाई एंगल बना रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का क्या रहता है, इस तरीके से हम लोग का रहता है, ये इम्पीडेंस का पढ़ाई लिखाई हम लोग का रहता है। तो ये जो Z है ये क्या कहलाया, ये कहलाया हम लोग का Z, और ये क्या कहलाया हम लोग का फाई। तो इसी Z को क्या कहते हैं हम लोग, इम्पीडेंस नाम देते हैं। तो देखो अगर हम लिखें tan फाई, तो tan फाई क्या होगा मेरा, P/B होता है tan का वैल्यू, तो P क्या है मेरा XC माइनस XL और बाई R। ओके, तो देखो ये XC माइनस XL कैसे आया, तो XC देखो ये हम लोग का कैपेसिटर ऊपर रहेगा, और ये मेरा जो इंडक्टिव वाला रेसिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो हम लोग नेट जैसे वेक्टर में करते थे ना, उसी तरीके से फेजर का कॉन्सेप्ट है, फेजर डायग्राम का वही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जो नीचे रहता है उसको हम लोग नेट लिखने के लिए XC माइनस XL कर दिए, और उसके बाद इसको हम लोग नेट जैसे वेक्टर में करते हैं वैसे ही हम लोग करके इसको कैलकुलेट किए। ओके, तो ये कुछ टर्म्स था, और फिर आगे ये बता रहा है कुछ कुछ हम लोग पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। तो यही है
एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, करंट और वोल्टेज को। ओके चलो, तो ऐसा चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग को, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये तो मैनेज हो जाएगा, बट यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका और भी केसेस आता है, जैसे कि मानो अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो गया तो कब एंगल मेरा कहाँ चला जाएगा। बहुत सारे केस आप लोग क्लास में जब जहाँ जिस भी से आप थ्योरी किए होगे वो सब किए होगे तो वो पता चलेगा आपको कि अगर मान लो हमको उस पर नहीं जाना चाहिए, ये वाला एंगल इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा नेट। अगर क्या होगा, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो जाएगा तब, ठीक है, क्योंकि ये तब ये जो ऊपर गया ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये आर है तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा हम लोग का, ठीक है। तो दोनों केस बन जाता है मेरा कि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है या फिर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, ठीक है। तो ये दोनों केस का एक बार देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ओके, तो आपको याद आ जाएगा। अब देखो, अगर सर्किट में हम तीनों सर्किट का बात किए कि अगर एल रहे, सी रहे, आर रहे, अगर मान लो इसके अलावा क्या रहे, मेरा सिर्फ रहे इंडक्टर, क्या रहे मेरा सिर्फ रहे इंडक्टर, तो क्या होगा हम लोग का, इंडक्टर रहेगा तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ओमेगा एल, और फाई कितना होगा, फेज डिफरेंस 90 डिग्री हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो एक और हम डायग्राम बनाए थे आपको, अगर आपको याद होगा तो क्या रहता है हम लोग का कि अगर मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मेरा क्या था, मान लो कोई मेरा एक करंट है, एसी करंट अपना चल रहा है ऐसे, ये है वोल्टेज है VR, और ये मेरा करंट है क्योंकि इसी के डायरेक्शन में रहेगा। मेरा क्या होगा, इससे 90 डिग्री पीछे क्या रहेगा, मेरा कैपेसिटिव वाला वोल्टेज रहेगा, इससे 90 डिग्री पीछे मेरा क्या रहेगा, कैपेसिटर वाला वोल्टेज रहेगा VC, और करंट से आगे क्या रहेगा मेरा, ये 90 डिग्री आगे रहेगा क्या मेरा इंडक्टर वाला वोल्टेज, ठीक है, ये VL इंडक्टर वाला क्या रहेगा, करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा और ये 90 डिग्री पीछे रहेगा। सॉरी, ये वाला हमको 90 डिग्री बनाना था बट ये दूसरा बन गया। तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या रहता है, एक 90 डिग्री पीछे रहता है, एक 90 डिग्री आगे रहता है। और यही इसका इम्पीडेंस का डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इम्पीडेंस का अगर डायग्राम बनाएंगे हम तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर में क्या होगा मेरा XC, नीचे में XL और यहाँ पे R, ठीक है। तो अगर XC बड़ा हो XL से तो नेट वैल्यू मेरा ऊपर जाएगा, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर मेरा XL बड़ा है किससे, XC से, तो नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और वो मेरा रिजल्टेंट किधर जाएगा, मेरा रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। तो वो दोनों चेंज कर जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये डायग्राम अगर समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चंस आराम से बन जाता है। तो प्लीज़ इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख करके जाना एग्जाम में, क्योंकि हमको नहीं लगता इस चैप्टर में अगर ये डायग्राम समझ गए तो और कोई चीज़ समझने वाला चीज़ है, बाकी सब एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आ जाता है। ओके चलो अब देखते हैं आगे क्या बातचीत कर रहा है। आगे हम लोग को बोल रहा है कि सर्किट सिर्फ अगर कैपेसिटेंस है तो XC इज इक्वल टू Z, ठीक है, Z क्या है मेरा, इम्पीडेंस को Z ये डिनोट कर रहा है, इम्पीडेंस को, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू 1/ωc हमको पता है, और फेज डिफरेंस 90 डिग्री, बट ये नहीं बता रहा है कि पीछे है या फिर आगे है, इसीलिए हम आपको ये डायग्राम बना दिए हैं। ऊपर में जो डायग्राम हम रेड कलर से बनाए हैं ये वाला डायग्राम उसी के लिए हम बना दिए हैं आपको। ओके, तो देख लेना एक बार। अब देखो, अगर सिर्फ रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, मेरा करंट का और वोल्टेज का दोनों का सेम रहता है, तो मेरा फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0। और इस केस में फेज डिफरेंस क्या है, चूंकि ये 90 डिग्री पीछे है और ये 90 डिग्री आगे है, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या हो गया, π/2, जैसा इसमें π/2 है और इसमें π/2 है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस द पावर लॉस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब मेरा रेजोनेंस में होता है तो पावर लॉस मैक्सिमम रहता है। क्यों, क्योंकि उस समय हम लोग का मैक्सिमम करंट हम लोग का ड्रॉ होता है। क्यों, क्योंकि उस समय मिनिमम रेसिस्टेंस रहता है, मिनिमम रेसिस्टेंस हम लोग का रहता है, ऑफर करता है सर्किट। तो रेसिस्टेंस कम
तो मेरा करंट ज़्यादा तो हीटिंग ज़्यादा तो पावर लॉस ज़्यादा। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है मेरा आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आई के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो करंट ज़्यादा तो हम लोग का ये हीटिंग वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा चला जाता है। बट अगर वही चीज़ मेरा इंडक्टिव सर्किट हो या फिर मेरा कैपेसिटिव सर्किट हो तो क्या होता है, वही चीज़ मेरा पावर लॉस हो जाता है हम लोग का 0। ठीक है, तो इस वाले सर्किट को क्या कहते हैं हम लोग? जनरली वाटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाटलेस करंट। आइडियली ऐसा होता है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। रियल में कुछ ना कुछ लॉस होता ही है हमेशा। ठीक है, बट इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, चलो अब आता है कंपोनेंट ऑफ करंट। तो आई आर एम एस इंटू साइन फाई हम लोग का ये एक बार देख लेना, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, पूछ सकता है, बट दोनों में ये कुछ मिस कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सेम फार्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ मिस कर रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है इसको पता नहीं। चलो नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या बात हो सकता है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। तो हम लोग का पावर फैक्टर होता क्या है? देखो, पावर फैक्टर, ठीक है, तो हम लोग एक कॉस फाई एक टर्म जानते हैं। ठीक है, कॉस फाई एक टर्म आता है जिसको हम लोग एज अ हम लोग पावर फैक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैसे कहते हैं हम लोग इसको? हम लोग देखो, ये पावर इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है, जैसे होता है ना आई स्क्वायर आर, जैसे कि हम लोग का जनरल लिखते हैं अगर पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, तो उसी तरीके से अगर एलसीआर सर्किट में जैसे होता है तो पावर कैसे होगा मेरा? उसमें आई स्क्वायर जेड। एलसीआर सर्किट जरूरी नहीं है, आप कोई भी एसी सर्किट ले सकते हो। आई स्क्वायर जेड कॉस फाई, तो इस वाले टर्म को क्या कहते हैं हम लोग? इसी वाले टर्म को कहते हैं हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। जेड क्या हो गया मेरा? नेट इम्पीडेंस यहाँ पे नाम है, बट क्या हो गया मेरा? नेट रिएक्टेंस या फिर जो भी नेट रेसिस्टेंस कह सकते हो, तो वो हम लोग का हो जाता है। तो क्या होगा हम लोग का? ये पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर इसका क्या हो जाएगा पावर फैक्टर का? पावर फैक्टर का हमको आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन कौन सा? पावर फैक्टर ट्रू पावर एवरेज पावर इंटू ये ऑप्शन बी पावर फैक्टर एपरेंट ट्रू एवरेज पावर बाय एपरेंट पावर। कौन सा हो जाएगा हम लोग का आंसर? हम लोग का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से मतलब एक बार याद रखना कि टर्म पावर फैक्टर क्या होता है और इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये सही रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोग को कि द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट। सिर्फ अगर मेरा एल है और आर है, ठीक है, तो एल आर सर्किट में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो, अगर एल आर है तो क्या होगा? एक ओमेगा एल है मेरा, क्या है? ओमेगा एल है एक, और दूसरा क्या है मेरा? आर है। ठीक है, तो tan फाई लिखेंगे अगर, tan फाई क्या हो जाएगा मेरा? ओमेगा एल बाई आर, क्योंकि आर तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, ओमेगा एल मेरा ऐसे रहेगा। ठीक है, ये क्या है मेरा? ओमेगा एल, और ये आर, और यहीं पे कहीं आएगा मेरा फाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा कितना? ओमेगा एल बाई आर। तो क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा कॉस फाई पूछ रहा है, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई, तो कॉस क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो एच कितना है मेरा? ये वाला वैल्यू हमको पता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, जब एल आर सर्किट है तो ठीक है, क्योंकि देखो दो वेक्टर, फेजर डायग्राम को वेक्टर की तरह समझो। ठीक है, अगर मानो ये है मेरा ये है मेरा आर और ये है ओमेगा एल, तो नेट वेक्टर अगर रहता ये दोनों, तो नेट कितना आता? इस दोनों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर कर देते हैं हम लोग, तो यही वाला फैक्टर है। और क्या? बेस, तो बेस कितना है मेरा? ये देखो आर है मेरा बेस, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा? आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट अंडर। ओके, तो हम ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फेजर को कैसे समझोगे? आप फेजर को एज अ वेक्टर समझोगे, एज अ वेक्टर ट्रीट करोगे और इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा और जल्दी समझ में भी आएगा। ओके, चलो अब ये पूछता है इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। तो ये क्या है? ये जो जेड है नीचे में, ये क्या है? आर बाई जेड। पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है हम लोग का,
पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है हम लोग का R/Z। तो ये Z क्या है मेरा, यही होता है इम्पीडेंस, ठीक है। तो हम लोग का जब अगर रहेगा कौन सा सर्किट, अगर सिर्फ LR सर्किट है, L है और R है, तो क्या हो जाएगा R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², ठीक है, क्योंकि वेक्टर है। अगर मानो RC सर्किट रहता तो क्या होता, ये R रहता और ये XC रहता, तो XC का मतलब क्या 1/ωc। तो इसका स्क्वायर अगर हमको नेट चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या करेंगे 1/ωc का स्क्वायर प्लस R² और रूट अंडर, ठीक है। तो सेम ऐसा, तो यही वाला चीज हो जाएगा क्या हम लोग का, ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो होप सो आपको समझ में आए। ये पावर फैक्टर एक बार जाके देख लेना, और रिएक्टेंस जो भी है ये सारे सीरीज का हम लोग लेक्चर 1 में बात किए थे कि कैसे कैसे हम लोग का एक रेसिस्टिव सर्किट था, सिर्फ रेसिस्टिव था, सिर्फ कैपेसिटिव था और सिर्फ इंडक्टिव था, फिर इसका कैपेसिटिव इंडक्टिव, फिर रेसिस्टिव कैपेसिटिव, ऐसे ऐसे हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। चलो, इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC करंट एंड EMF देन वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो देखो हम लोग अभी तुरंत बातचीत कर ही रहे हैं, पावर फैक्टर क्या होता है हम लोग का cos फाई होता है, ठीक है, क्या होता है हम लोग का cos फाई पावर फैक्टर होता है, और R/Z भी इसका वैल्यू होता है। Z क्या, जिस टाइप का सर्किट हो, जिस टाइप का AC सर्किट हो, उसका नेट रिएक्टेंस कह सकते हो या नेट रेसिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है। बट इसका नाम क्या होता है हम लोग को, इसका इम्पीडेंस ऑफिशियल लैंग्वेज में इसका नाम रखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RC। तो देखो RC बेसिकली क्या हम लोग का टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है हम लोग का टाइम कांस्टेंट होता है। तो कोई चीज का कांस्टेंट रहेगा तो उसी तरीके का उसका फॉर्मूला रहेगा। तो देखो इसमें सब में देखो तो T0 यानी कि तो डायमेंशन लेस हो गया, 1 हो जाएगा। इसमें क्या है 1/सेकेंड है, इसमें क्या है मेरा 1/सेकेंड स्क्वायर है, और इसमें क्या है मेरा सिर्फ सेकेंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का D। और क्यों होगा, क्योंकि इसका यूनिट आ रहा है सेकेंड, सिर्फ आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ठीक है। तो रियल एवरेज पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग आपसे पीछे बात भी किए हैं, क्या बात किए हैं कि हम लोग का I² cos फाई ऐसे, ठीक है। तो इसके जगह पे जैसे हम लोग का होता था ना कि IV पावर इज इक्वल टू IV होता था पुराने वाले में, पुराने वाले मतलब कि DC सर्किट में। तो AC सर्किट में क्या होता है हम लोग का ERMS, IRMS और पावर फैक्टर cos फाई, ठीक है। तो वहाँ पे ये हम लोग को एक्स्ट्रा टर्म cos फाई आ जाता है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर D। ओके, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोग को, नेक्स्ट कह रहा है पावर फैक्टर इज इक्वल टू, हम आपको बात कर चुके हैं हम लोग, पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, तो R/Z के इक्वल होता है आपको, ठीक है। हम लोग को इसमें कुछ बातचीत करने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले इसके बारे में अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। अब देखो फेज डिफरेंस इन LR सर्किट। तो देखो फेज डिफरेंस पूछ रहा है किसमें, LR सर्किट में। तो हमको पता है LR सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री किस डायरेक्शन में होता है, 90 डिग्री हम लोग का किस डायरेक्शन में अगर होता है वो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग को पता है ये है मेरा R, ये है मेरा ω_L, ये जो भी क्या कहते हैं इसको नेट आएगा, इसका कुछ फाई रहेगा। तो tan फाई क्या हो जाएगा मेरा, tan फाई हो जाएगा मेरा ω_L/R। तो यही फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ω_L/R हम लोग का हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ω_L/R। जस्ट वेक्टर की तरह ट्रीट करना है इसको, फेजर डायग्राम को, आपको समझने में एक रत्ती भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का XL। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जैसे आपको बताए भी हैं कि मेरा XL इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है 2ωL होता है, सॉरी। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2πf लिख सकते हैं, और L तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ओके,
देखो हम आपको बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, बट इसमें हम लोग बनाने वाला नहीं चीज़ कर सकते ना। जैसे हम आपको अगर कुछ देर रुक करके फिर अगर बनाएंगे तो बेसिकली वीडियो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे ही थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आया, क्योंकि हम मतलब मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, प्लस पेन टैब है, ठीक है। बट हम लोग अपने इनसे ट्राई कर रहे हैं कि आपको अगर किसी भी तरीके से हम आपको अगर बेनिफिट पहुंचा सके तो इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और नथिंग एल्स इन आवर माइंड, ठीक है। चलो अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करेंट, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करेंट, तो क्या होता है हम लोग का, जब भी मेरा रिएक्टेंस रहता है डायरेक्ट करंट के लिए तो क्या होता है, इंडक्टर है अगर तो उसमें क्या होगा, वो हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो बहुत सारा चीज़ है क्या, जैसे कि LCR सर्किट में बहुत आसान चीज़ है, बट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट बार एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं तो बहुत मतलब कम टाइम रहता है, प्लस क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, तो हम लोग इसको स्किप करते रहते हैं, ठीक है। बट ये आसान चैप्टर है, और एक बार फेजर डायग्राम और टर्म्स को अगर एक बार जान लिए तो आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है ये। तो प्लीज़ होप सो बनाना का ट्राई करना, बन जाए तो अच्छा, नहीं बन जाए तो फिर भी ट्राई किए वही बड़ी बात है, ठीक है। चलो एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देखो तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहने का वही जो हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किए थे ना, कब, जब हम लोग का कैपेसिटिव और हम लोग का इंडक्टिव दोनों अगर रिएक्टेंस हम लोग का क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे कि XL इज इक्वल टू XC हो जाए, तो ये क्या 1/ωc XC इज इक्वल टू ωL हो जाए। तो ये जो ओमेगा होगा ना मेरा कि √1/LC, ठीक है, कि ये इसको मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा स्क्वायर हुआ और LC आया, सॉरी 1/LC आया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या, वो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो यही वैल्यू हम लोग का हो जाता है क्या, हम लोग का इसी मतलब कंडीशन को हम लोग का उस समय रेजोनेंस होता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस नाम देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अ फेनोमेनन इन विच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मेरा कौन सा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बट आप ये शॉर्ट में है, ठीक है, ये क्या है हम लोग का थोड़ा शॉर्ट में है, तो मतलब शॉर्ट में आपको देखने का जरूरत नहीं है, क्या है हम लोग का शॉर्ट में देखने का जरूरत नहीं है। अगर इसको आप लिखना चाहो अपने टर्म्स में तो कैसे लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो इसको कि हम लोग का जब हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और हम लोग का कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट मान लो जिसमें हम लोग का, एक सेकेंड, अगर मान लो हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इन विच देखो अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू दैट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड क्या, हम लोग का इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हम लोग का कहलाता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा लगता है समझ में नहीं आता है, बट ये वाला चीज़ें तो हम लोग को समझ में आता है, तो ये ज़्यादा आसान भाषा में रहेगा। और फिनोमेनन अगर कभी लिखने के लिए दे दे एग्जाम्पल, तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, जो हम लोग को याद होगा आप लोग को कि हम लोग जो मैच कभी देखते थे बचपन में, तो रेडियो के जो सर्कुलर रहता है उसको घुमाते थे ना, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, उसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते थे जहाँ पे हम लोग का ωL इज इक्वल टू ωc मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको ट्यून करना पड़ता था हम लोग को, उसके फ्रीक्वेंसी से, और जो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता था जैसे दूरदर्शन ये सब, तो इसके रेडियो के फ्रीक्वेंसी को दूरदर्शन के फ्रीक्वेंसी से क्या करना होता था हम लोग को, मैच करना होता था, ठीक है। चलो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट एनी इंस्टेंट इन LCR सर्किट व्हेन XL ग्रेटर देन XC और सर्किट इज इंडक्टिव। तो देखो ये क्या कह रहा है कि XL ग्रेटर देन XC है, तो क्या हम आपको बताए थे, कि XL का वैल्यू क्या होता है हम लोग का ωL, XC का वैल्यू क्या होता है 1/ωc। तो अगर मेरा XL बड़ा है,
तो मेरा क्या होगा ओमेगा एल और ऊपर में 1/ओमेगा c और यहाँ पे r है, तो नेट किसकी तरफ आएगा, नेट इसकी तरफ आ जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो देखो इम्पीडेंस क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, ये हम लोग का रूट अंडर हो जाता है। तो हम लोग का आई क्या हुआ पावर बाई जेड, जैसे होता है ना हम लोग का करंट क्या होता है V बाई आर होता है। तो उसी तरीका से ये कि करंट ये डीसी सर्किट में होता है, बट एसी में क्या होता है आर की जगह पे क्या आ जाता है हम लोग का जेड आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ऐसा है हम लोग का। तो इसमें कोई समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग का एक्सप्लेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या कहता है कि हम लोग का जब कोई कैपेसिटर को हम लोग सर्किट में ऑफर करते हैं, जब हम लोग को किसी सर्किट में अगर हम कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो जो हम लोग को रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो ये क्या कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ पे वोल्टेज कैसा लगेगा, हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग लगा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाता है हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। अब क्या हो गया हम लोग का एक्सी का वैल्यू हम लोग 1/ओमेगा c जानते हैं और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πf होता है, तो वही वैल्यू पुट कर दिया और एक्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ओके, चलो अब इसके बाद आता है हम लोग का एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो देखो जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर देखो ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है कि हम लोग के घर में जो वोल्टेज है, मान लो अगर थोड़ा हमको कम वोल्टेज चाहिए, जो जब पावर सप्लाई होता है तो वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो पावर लॉस मिनिमम करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, ये पावर लॉस को क्या कहते हैं वो मिनिमम करना चाहता है, इसीलिए करंट को वो हाई वोल्टेज पे भेजता है। अब उस हाई वोल्टेज से हम लोग को तो घर में यूज करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं, जो कि वोल्टेज को कम कर देता है या फिर क्या कर देता है वो स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन कर देता है। अगर हमको कम वोल्टेज चाहिए होता है तो वोल्टेज कम कर देता है, अगर हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है तो वो वोल्टेज बढ़ा देता है। अब कैसे कम करता है कैसे बढ़ाता है ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर जैसे हम लोग देखे होंगे शादी में कि जा करके वो हैंडल बहुत जोर जोर से घुमाता है तो क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी चलने लगता है, तो वो बेसिकली स्टार्ट करता है। तो डिवाइस जो कि मेरा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहता है, वही क्या कहलाया हम लोग का एसी जनरेटर कहलाता है। तो इसमें एसी जनरेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आर्मेचर, मैग्नेटिक फील्ड, रिंग्स। ये तो पार्ट नहीं हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसमें सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी मेरा मैग्नेट रहता है, सॉरी सॉफ्ट आयरन कोर नहीं, मैग्नेट रहता है, इसके कारण कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो ब्रशेस ये क्या होता है, इसका मतलब मेन पार्ट होता है। यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया है, ठीक है। आर्मेचर इज अ कॉइल विच इज मेड बाय इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो हम लोग का जो सॉफ्ट आयरन कोर है उस पर क्या होता है, वायर को वाउंड करके हम लोग एक आर्मेचर बनाते हैं। एक बार इसका डायग्राम देख लेना, मेरे पास डायग्राम अवेलेबल नहीं है वरना हम शो कर देते हैं आपको। तो ऐसा, और एसी जनरेटर है, नाम से ही क्लियर है। तो ये क्या देगा हम लोग को, अल्टरनेटिंग करंट, या फिर कहो कि एसी करंट हम लोग को देगा। ये डीसी करंट कभी नहीं देगा। नेक्स्ट, हम लोग को एसी में इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। ट्रांसफार्मर वैसा डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में एंड वाइस वर्सा, कहने का मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। हम ट्रांसफार्मर के बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, इसके बारे में बात करेंगे। तो दो केस होता है, एक जब हम लोग का एनएस कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और एनपी कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो जब एनएस ग्रेटर देन एनपी होता है तो क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब एनएस लेस देन एनपी होता है तो क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो ट्रांसफार्मर बनाने का दो तरीका है, दो तरीके का मतलब अरेंजमेंट लिया जाता है बेसिकली। एक होता है हम लोग का ऐसे, प्लीज़ डायग्राम है तो अगर कुछ
मतलब थोड़ा सा गड़बड़ बने तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि उतने अच्छे ड्रॉअर तो हम हैं नहीं। तो एक होता है जिसमें हम लोग का ये कनेक्टेड रहता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये प्राइमरी रहता है, और ये सेकेंडरी वाला हम लोग का अगर दूसरे कलर से करना चाहें हम, ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा सेकेंडरी हो गया। तो ये कनेक्टेड रहता है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा सॉफ्ट आयरन कोर, और ये क्या है मेरा प्राइमरी है, और ये मेरा सेकेंडरी है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये मेरा है ऐसे, ठीक है, और उस पर क्या करो, यहाँ पे आप प्राइमरी लगा दो वायर, और यहाँ पे क्या करो आप सेकेंडरी वायर लगा दो। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होता है। उसके बाद क्या होता है बेसिकली, किस में होता है ये, हम लोग का जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग का जनरेट होता है किसमें, किसके कारण, तो फ्लक्स चेंज के कारण। तो हम लोग का कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो VS/BP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का IP/IS। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है। इसी रिलेशन से ट्रांसफार्मर का सारा क्वेश्चन बनता है। इस रिलेशन का कहने का क्या मतलब है कि हम लोग का VS मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, IP का मतलब प्राइमरी करंट, ये सेकेंडरी करंट, वैसे ही ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ऐसा हम लोग का रहता है। अब देखो तो स्टेप अप कैसे करता है, तो अगर हम लोग लिखें VS इज इक्वल टू NS/NP और यहाँ पे VP। ठीक है। तो जब हम लोग का देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, NS ग्रेटर देन NP, तो देखो अगर NS बड़ा है NP से तो NS/NP का रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं। ठीक है। तो V जो सेकेंडरी रहेगा वो क्या हो जाएगा, V प्राइमरी से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ बढ़ा के ही देगा। तो ये कौन सा कहलाता है, ये हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। और ये दूसरा जो केस है मेरा कि मेरा NS गेट लेस देन NP, इसमें क्या होगा, मेरा NS/NP का जो रेशियो है ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। और ये क्या करेगा, हम लोग को वोल्टेज को घटा देगा, क्या करेगा, वोल्टेज को घटा देगा। ओके। तो ये सब काम होता है और ट्रांसफार्मर का इसीलिए यूज हम लोग को होता है। वही अगर करंट का रेशियो देखोगे तो करंट क्या होता है, IS, करंट का अगर रिलेशन से देखेंगे, इसी रिलेशन में ये वाला रिलेशन देख लेते हैं करंट वाला, तो क्या होगा, देखो IS इज इक्वल टू NP/NS इंटू IP। तो इसमें दूसरा हो जाता है, इसमें दूसरा हो जाता है कि अगर NP ग्रेटर देन NS है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा करंट बढ़ जाएगा क्योंकि फैक्टर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर यही NP लेस देन NS हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा मेरा करंट। तो सेकेंड वाले केस में क्या होगा, मेरा करंट सेकेंड वाले केस में करंट बढ़ जाता है स्टेप डाउन में, और स्टेप अप में करंट क्या होता है हम लोग का, घट जाता है, इसके रिलेशन के कारण। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज इसको हो सके तो याद रखना, आपको सारा क्वेश्चन बनाने में ये हेल्प करेगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम लोग का क्या करता है बताओ, अगर आप सोचोगे जैसे जितना भी हम अभी आप लोग को बताए हैं कि ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का AC वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं। अब बोलता है विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, वोल्टेज कमेगा, वोल्टेज कमेगा और करंट मेरा बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीज पूछा है तो सिर्फ वोल्टेज आंसर हो जाएगा। तो चूंकि इसका देखो ना रिलेशन में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, इसीलिए क्या होता है, अगर वोल्टेज घट रहा है तो मेरा करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मेरा वोल्टेज अगर करंट घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इन स्टेप अप। ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
स्टेप अप में हम लोग का क्या होता था, कंडीशन देखो मेरा होता था कि NS ग्रेटर देन NP, क्या होता था हम लोग का, NS ग्रेटर देन NP होता था, ये वाला जो है हम लोग का NS ग्रेटर देन NP होता था। तो क्या होगा, NS यानी कि सेकेंडरी ज़्यादा होना चाहिए, तो सेकेंडरी कौन है, N2 ग्रेटर देन हम लोग का N1 होना चाहिए कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को B, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को D, और इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को B। अब नेक्स्ट आते हैं वर्क 4 क्या है, द वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो डायनामो के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होता है हम लोग का, ये बेस्ड होता है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे हम लोग का बेस्ड होता है हम लोग का डायनामो, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, डायनामो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो डायनामो क्या है, बेसिकली हम लोग का एक जनरेटर जैसा होता है ना, वैसे ही जनरेटर टाइप होता है, छोटा सा नहीं होता है बट ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, बट हम लोग छोटा जनरेटर भी छोटा डायनामो भी हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो ये भी क्या करता है हम लोग को, मैकेनिकल एनर्जी, चूंकि ये जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये क्या कहते हैं, ये करता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो देखो जो हम लोग का जो पावर का जो वोल्टेज का जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग कहते हैं। जो हम लोग का रेशियो होता है ना VS/VP, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग कहते हैं। तो देखो सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, ओके। तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर A। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज करेक्ट है हम लोग का किसके लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का क्या, मेरा सेकेंडरी ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा हो, किससे, प्राइमरी से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, 6 का हम लोग का हो जाएगा कि मेरा सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा हो, किससे, प्राइमरी के वोल्टेज से ज़्यादा हो। और करंट क्या होगा, सेकेंडरी का कम होगा प्राइमरी से, क्यों, क्योंकि इसके एक बार क्या कहते हैं इसको, IS लेस देन हम लोग का IP हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है किसको, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और वाइस वर्सा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो रेशियो किसका होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल। तो क्या लिख सकते हैं, NS/NP लिख सकते हैं, VS/VP लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और IP/IS क्योंकि इसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। तो फिर हम लोग ट्रांसफार्मर का बातचीत कर चुके हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी। तो देखो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई व्यापार करते हैं तो होता है ना कि कितना पैसा लगाएं और कितना पैसा हमको आया वापस, ठीक है। तो उसी तरीके से इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, ये रेशियो होता है आउटपुट पावर, मतलब तुम जितना पावर तुमको मिला, जैसे गाड़ी में इंजन कुछ वर्क किया तो वो कितना दूर चला, इस तरीके से कि वो इतना तुम पावर लगाया तो इतना ये पावर हम लोग को आउटपुट दिया। तो हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये जितना अगर मानो 100 दिए हो तो ये 70, 60, 80 इतना मिलता है हम लोग को, 100 वापस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हम लोग का हो जाता है। तो इसी चीज को, इसी रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, इसी रेशियो को कहते हैं हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। इसको इससे डिनोट किया जाता है ऐसे, और मेजर परसेंटेज में भी मेजर कर सकते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन होता है ये, तो फ्रैक्शन हुआ तो जैसे NS 4/5 आया अगर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया मेरा 80% हो गया। तो इसको फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आता है कौन कौन से हम लोग का एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। तो देखो 5 तरह का लॉस होता है। कौन कौन सा लॉस होता है?
तो एक होता है हम लोग का फ्लक्स लीकेज, दूसरा क्या होता है रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, तीसरा क्या होता है हम लोग का ईडी करंट, ठीक है, और हिस्टेरिसिस जो हम लोग थोड़ा सा नाम सुने थे, अगर आपको बोले थे हम पढ़ने के लिए वो पढ़ लिए होगे तो सही है। हिस्टेरेसिस हम लोग जानते हैं। स्पेलिंग एक बार देख लेना, यहाँ पे स्पेलिंग सही है, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। तो इसी तरीके का हम लोग क्या होता है हम लोग का ये सब लॉस हम लोग का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ मोटर स्टार्टर और चोक कॉइल। तो देखो चोक कॉइल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज करते थे पहले, बट शायद अभी इसका यूज बंद हो गया है, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है तो इसका यूज बंद हो गया है। पहले के जो एलईडी बल्ब तो पहले था नहीं, बट जो भी मरकरी वाला बल्ब होता था ना, उसमें एक बड़ा सा, जैसे मान लो अगर ये मेरा बल्ब है, ठीक है, ऐसे मेरा बल्ब होता था, तो यहाँ पे एक डब्बा लगा रहता था, ठीक है, हम देखे हुए हैं थोड़ा सा अपने घर में, तो ये डब्बा लगा रहता था, तो उसी डब्बा को हम लोग क्या कहते थे चोक कॉइल, उसमें उसका रहता था सेटअप। तो ये क्या कहता है कि ये चोक कॉइल बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करंट करता है, करंट को कंट्रोल करता है, उसमें इंडक्टर का यूज होता है। तो इसीलिए क्या है I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, जो भी रिएक्टेंस है मेरा सर्किट का, ठीक है। और इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि क्या है मेरा क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव, और प्योरली कैपेसिटी में मेरा क्या होता है एनर्जी लॉस नहीं होता है, और फेज डिफरेंस कितना है मेरा π/2 है, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जैसे नाम से ही क्लियर है कि हम लोग को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। अब आता है कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो कॉपर लॉस कहने का क्या मतलब है कि देखो जैसे कि हम लोग का करंट आया, करंट आई आया, तो आई आने के बाद क्या होता है कि वो क्या करेगा, वो करंट जब फ्लो कर रहा है तो हम लोग का आई स्क्वायर आर टी हम लोग का क्या होगा हीट एनर्जी होगा, और यही हीट एनर्जी क्या करेगा उसको, वो हीट एनर्जी उसको ये लॉस होगा हीट एनर्जी के फॉर्म में। जो भी एनर्जी दिया, मान लो तुम 100 जूल का एनर्जी दे रहे हो, तो तुमको कुछ पावर मिला और 10 जूल का एनर्जी तुमको चला गया किस में, तुमको हीट में वो चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, यही तुम्हारा ट्रांसफार्मर का ये कॉपर लॉस कहलाता है, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग पढ़े भी हैं थोड़ा सा कॉपर लॉस के बारे में, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, हम लोग का कॉपर लॉस कहलाता है। वाई कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड, तो इसके बारे में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में भी मिशन बैच में बात किए थे, क्यों लैमिनेट किया जाता है। तो चूंकि वहाँ पे ईडी करंट का फॉर्मेशन होता था, इसीलिए हम लोग क्या करते थे उसको लैमिनेट करते थे, क्योंकि क्या होता था यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है, म्यूचुअल इंडक्शन है, और इसमें क्या होता है मेरा फ्लक्स है, चेंज कर रहा है फ्लक्स, डी फ्लक्स बाई डी टी है, और क्या है मेरा कंडक्टर है, तो ईडी करंट तो आ ही जाएगा, तो मेरा ईडी करंट आ जाएगा। और ईडी करंट के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म नहीं होता है, फ्रिक्शन का लॉस कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस हमेशा रहेगा, बट इसी लॉस को हम लोग कम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लैमिनेट कर देते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, तो बेसिकली हम आपको बताए हैं ये सेकेंड टाइप को फॉलो कर रहा है, जो हम आपको बताया ना 2 टाइप का मतलब हम लोग बनाते हैं ट्रांसफार्मर, तो ये सेकेंड टाइप को फॉलो कर रहा है। प्राइमरी इधर है, सेकेंडरी इधर है मेरा, और क्या होता है ये सॉफ्ट आयरन कोर एल शेप में लैमिनेट किया हुआ है, इसका कोर क्या है मेरा, ये मेरा लैमिनेट किया हुआ है कोर, ठीक है। उसके बाद 2 क्वाइल्स हम लोग का, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, और उसको आर्म्स ऑफ द ट्रांसफार्मर में हम लोग उसको क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, मतलब उसको मरोड़ के रखते हैं, जैसे ये है क्लोजली पैक्ड ऐसे ऐसे। और उसके बाद अगर मेरा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी क्वाइल में ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर वही प्राइमरी क्वाइल में ज़्यादा है तो क्या कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जो भी फ्लक्स का है उससे ये आता है, इसका एक बार डेरिवेशन देख लेना, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला रिलेशन तो सबसे ज़्यादा, ये क्या है मेरा पावर है, बेसिकली पावर इक्वेशन है, आई एस ई एस सेकेंडरी में आई और भी, ठीक है।
और करेंट इन प्राइमरी और वोल्टेज इन जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। तो ये क्या हो गया, बेसिकली पावर इक्वल किया जा रहा है कि दोनों में पावर तो इक्वल ही आएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है कि आई एस बाई आई पी ई एस बाई ई पी और कुछ गड़बड़ है ना, हाँ कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है या हम गलत समझ रहे हैं? देखो हम लोग का एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू ई एस बाई ई पी और इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। ठीक है, मेरा करंट का उसका रिलेशन अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रिलेशन सही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रिलेशन गलत है। यहाँ क्या होगा, आई एस बाई आई पी इज इक्वल टू ई पी बाई ई एस। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, बट ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। तो देखो होप सो आपको ये चीज़ आपको हेल्प करे। ठीक है, एक बार हम लोग ओवरव्यू देना चाहते थे सारे चैप्टर्स का, तो देखो अच्छे से अगर ये हो पाया, पसंद आया आप लोग को, तो और भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और क्या, डेरिवेशंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको डेरिवेशंस का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस क्या और क्या बच रहा है, और कुछ आपको चाहिए हम लोग की तरफ से एक्स्ट्रा तो आप बता देना। ठीक है, वो हम लोग ट्राई करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कमेंट करने के लिए। अभी तो लाइव क्लास नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल का माहौल अलग होता है, यहाँ पे इतना शांति मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अब आप कमेंट करके बता देना, सर कमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें अगर कुछ होगा जो कि वो अपने इंड से आपको हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और बायोलॉजी का सर से बात हुआ था, तो वो बोले थे कि बायोलॉजी का सारे चैप्टर्स का लगभग इक्वल वेटेज है, तो उसमें कुछ एनालिसिस टाइप का नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर्स का वेटेज सेम है, तो उसमें एनालिसिस टाइप का नहीं दिया जा सकता, इसीलिए बायोलॉजी का वीडियो नहीं आया है। बाकी सबका आपको मिल गया होगा। तो इसी के साथ होप सो आपको ये वीडियो हेल्प करे, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।